अच्छा, तो ना आज हमने फंक्शंस पहले हम देख रहे थे, फंक्शंस क्या कैसे होंगे। उसके बाद हम एक मिनट। पहले ना हम देखते हैं पहले कि ना फंक्शंस में हम पॉइंटर को कैसे पास करते हैं और हम पॉइंटर्स कैसे रिटर्न करवाते हैं। सही है। मैं पहले एक सिंपल सा फंक्शन एक लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कोड समझा दूंगा। अच्छा, तो जो जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन में पॉइंटर में पास करते हैं वो वैसे ही है जैसे हम पहले फंक्शंस में बाय रेफरेंस जो है ना वैल्यूज पास करते थे। ठीक है। ये एंड का साइन लगा के वैल्यू पास कर देते हैं बाय रेफरेंस से। तो इसमें भी यही हो रहा है, बाय रेफरेंस पास करने का मतलब ये है कि इसमें जो है ना एंड का साइन लगा तो इनके ए का जो एड्रेस है ना वो जा रहा है उसमें, क्या कहते हैं, ए का एड्रेस जा रहा है फंक्शन में, सही यहाँ पे। और यहाँ पे बी का एड्रेस जा रहा है। ठीक है। यानी कि एज अ पॉइंटर जा रहे हैं वो। और जिस तरह पॉइंटर की वैल्यू एक्सेस करते हैं उससे डायरेक्ट आके हमने वैल्यू ले ली उसके और उन दोनों को ऐड करके सम में रखवा दिया। और उसके बाद जो है ना हमने सम को रिटर्न कर दिया। सही है? हाँ, बाय रेफरेंस में एड्रेस पास होता है। एड्रेस पास होता है। ठीक है। और जो बाय वैल्यू जाता है उसमें से वैल्यू पास होती है, उसमें एड्रेस का उससे लिंक नहीं होता। ठीक है। तो आप उसमें वैल्यू अगर फंक्शन में चेंज करोगे तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, जो मेन फंक्शन जो आपने वेरिएबल पास किया होगा। लेकिन अगर आपने बाय रेफरेंस पास किया एंड का साइन लगाओगे तो उसका तब जो है ना उसका एड्रेस पास होगा और जो फंक्शन में चेंजेस करोगे वेरिएबल के साथ वो चेंजेस होंगी उस लोकेशन पे जाकर जो लोकेशन में वेरिएबल आपका पड़ा होगा। ठीक है। सही है, मैं कर देता हूँ। अगर हम यूं करें, देखो हम ना यूं करते हैं कि ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय, या ऐड कर देते हैं, चलो दोनों को ना ए और बी को ऐड करके हमने क्या करना है कि ए में रखवा देना है। ठीक है, या हम यूं कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं सम के नाम से। और यहाँ पे हम एक सम भेज देते हैं। तो मैं करवाना ही चाह रहा हूँ कि ना मैं सम के साथ एक सम का वेरिएबल भेज रहा हूँ जिसमें हम ना क्या कहते हैं सारी वैल्यू स्टोर करवा दें। वो इस तरह होगा कि सम, और हम कह देंगे इधर सम। अब हमें रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है, सम की वैल्यू खुद ही चेंज हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे हम सी आउट नहीं करवाएंगे, उसके लिए हम कर लेंगे सी आउट सम। तो मैं इसको रन कर लूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये कोड लिखा कैसे। अच्छा, इसमें एक एरर आ रहा है यहाँ पे, सेमीकोलन नहीं डाला हुआ। अच्छा, तो ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है कोड, देखो यहाँ पे हमने बाय रेफरेंस सारी वैल्यूज भेजे, नहीं पॉइंटर भेजे हुए हैं। ठीक है। तो हमने एड्रेस किसका भेजा, यहाँ पे ए का एड्रेस भेजा, बी का भेजा, सम का एड्रेस भेज दिया। ठीक है। अब हमने सम तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सही, सम के अंदर वैल्यू हम ऐड करके डाल रहे हैं ए और बी की। तो अब यहाँ पे एड्रेस, उस एड्रेस पे जाके जो है ना वो सम की वैल्यू रख रहा है। इस वजह से जो है ना सम की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे हम पास में रेफरेंस नहीं करेंगे तो सम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि उसके पास एड्रेस नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें सिर्फ वैल्यू जाएगी अगर हम पास में वैल्यू करेंगे, जब एंड का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब इसके पास वैल्यू जा रही है सिर्फ। ठीक है। अगर मैं अभी इसको चेंज करके करता हूँ, पहले तो ये एरर दे देगा क्योंकि इसको ये पॉइंटर चाहिए ना।
क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से पॉइंटर से हटा देता हूँ, सिंपल वेरिएबल रखता हूँ, तो फिर आप देखना कि फर्क क्या आता है। फर्क क्या आएगा कि सम के अंदर जीरो स्टोर रहेगा, सम के अंदर वैल्यू कोई नहीं जाएगी। एक मिनट में इसको भी हटा देता हूँ। अब अगर हम देखें सम के अंदर जीरो है, ठीक है, जीरो इसलिए क्योंकि जो सम है ना उसका उसका उसके हमने वैल्यू भेजी है, ठीक है। यहाँ पे सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है ना, वो यहीं पे स्टोर हो रही है, वो यहाँ पे नहीं स्टोर हो रही, बल्कि वो यहाँ पे आके डिलीट हो जाएगी। जब ये फंक्शन एंड होगा ना, तो ये वैल्यूज जितने भी वेरिएबल बने होंगे ना इसके अंदर वैल्यूज जितनी भी चेंज होंगी, वो सारी डिलीट हो जाएगी। मतलब उनका चेंजेस का फर्क नहीं पड़ेगा उन वेरिएबल्स पे जिनको हमने भेजा है, ठीक है, फंक्शन में पास किए। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम पास बाय रेफरेंस करते हैं ताकि उसके अंदर चेंजेस आ जाए, सही है। ये हम रिटर्न कर देते हैं वैल्यू चेंज करने के बाद, सही है। तो ये पास बाय रेफरेंस और पास बाय वेरिएबल का होता है। अच्छा, इसमें चलो सही हो गया, ठीक है। अभी हम कोड एक देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे वैसे रखा हुआ है समझाने के लिए, एग्जाम्पल कोड। इसमें जो है ना स्वैपिंग हो रही है, ठीक है, एक्स और वाई स्वैप हो रही है वैल्यूज, ठीक है, यानी कि ए एक्स की वैल्यू वाई में रख देंगे, वाई की वैल्यू एक्स में रख देंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन है वो बेसिकली ये एक्स और वाई बाय रेफरेंस पास हो रहे हैं, यानी कि पॉइंटर्स पास होंगे उनके। और हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि पॉइंटर्स पास हो रहे हैं, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू में चेंजेस हम करेंगे वो परमानेंट चेंजेस रहेंगी, ठीक है। तो इससे हम वैल्यू स्वैप कर देंगे। वैल्यू स्वैप करने का कोड है सिंपल सा। और ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न वैसे कर रहा है, कोई इसमें मतलब वॉइड है तो कोई चीज़ हम रिटर्न नहीं कर सकते, खाली रिटर्न लिखा हुआ है हमने। फिर अब खाली रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है, वैसे वॉइड में। उसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल देख लेते हैं मेन में। यहाँ पे ए में 100 हमने स्टोर किया, बी में 200 स्टोर किया। अब जब फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल हमने बाय रेफरेंस करनी है, यानी कि उसका हमने एड्रेस पास करना है, वैल्यू नहीं पास करनी, एड्रेस पास करना है, ताकि यहाँ पे एज अ पॉइंटर जाए और वो उस पॉइंटर में वैल्यू आके वो उसको स्वैपिंग कर दे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना उसकी वैल्यू स्वैप हो जाएगी। इसकी आउटपुट नहीं यहाँ पे दी हुई, लेकिन वैल्यू जो है ना स्वैप हो जाएगी। अच्छा, ये कोड आपको समझ आ गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है। पॉइंटर्स जब यूज करेंगे तो फंक्शन में तो बाय रेफरेंस ही करेंगे। हाँ, पॉइंटर्स पॉइंटर्स का मकसद ही यही है कि वो बाय रेफरेंस ही यूज होते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स का काम भी बेसिकली यही है कि बाय रेफरेंस यूज होना। अच्छा, तो उसके बाद आती है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली यूज कहाँ होती है, अगर आप देखो एक आपने सम का फंक्शन बनाया है, अगर मैं एक मिनट अगर हम यहाँ पे एक सम का फंक्शन हम बना देते हैं, सिंपल सा फंक्शन लेते हैं हम, यूं करते हैं कि इंट सम, इंट ए, इंट बी। हाँ, डेटा टाइप चेंज हो सकती है, ज्यादा पैरामीटर ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ये शायद हमने पहले भी किया हुआ है मेरे ख्याल से ना। ओवरलोडिंग हमने शायद लास्ट टाइम की थी। सही, हाँ, इसमें पता बेसिकली होता क्या है कि जिसमें पैरामीटर्स की तादाद आप बढ़ा देते हो या कम कर देते हो, या फिर आप डेटा टाइप चेंज कर देते हो, ठीक है। नेम फंक्शन का सेम रहता है, और जैसी डेटा टाइप आप पास करते हो वाला फंक्शन जो है ना कॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये आप स्लाइड्स देख लोगे तो आपको दोबारा याद आ जाएगा सारा, जो भी रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। तो फंक्शंस के बाद हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आते हैं पहले किए हुए हैं, या फिर ये भी ये नहीं किए हुए, यानी कि अब ये नहीं किए होंगे ना वैसे। स्ट्रक्ट जो होते हैं, एक मिनट का कोड दिखा देता हूँ, इस तरह के स्ट्रक्ट ये किए हुए या नहीं किए हुए। सही, ठीक ठीक। अच्छा, देखो मैं ना, अगर एक जो है ना स्टूडेंट्स का हमें डेटा रखना हो, एक पूरी क्लास के स्टूडेंट का, तो हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 50 स्टूडेंट में हमें पता है कि हर एक स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होगा, और उसका कुछ कुछ सेक्शन होगा, ठीक है। तीन चीजें कॉमन होंगी सब में। तो अभी हमें जो है ना क्या कहते हैं उसमें। अच्छा, तो जो है ना देखो, स्ट्रक्चर का यूज क्या होता है, स्ट्रक्चर वहां भी यूज होता है जहाँ पे हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स को ना ग्रुप करना होता है, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट का जो है ना क्या कहते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स में उसके डेटा स्टोर हो सकता है, यानी कि इंटीजर में उसका रोल नंबर स्टोर होगा, स्ट्रिंग में उसका नेम स्टोर होगा, और स्ट्रिंग में उसका सेक्शन स्टोर होगा, ठीक है।
ये तीन चीजें हम स्टोर करना चाहते हैं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा को ग्रुप कर देते हैं, यानी कि हम अरे को इंट को स्ट्रिंग को हम ग्रुप कर देंगे और एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, अपनी नई डेटा टाइप बना लेंगे। सही है, उस डेटा टाइप का नाम हम स्टूडेंट रख लेंगे। अच्छा, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो। अच्छा, अब आवाज आ रही है मेरी आपको और स्क्रीन नजर आ रही है? सही। अच्छा, तो स्ट्रक्चर के मैं बता रहा था कि ना, स्ट्रक्चर देखो, एक क्लास के स्टूडेंट है, सबका हमने डेटा रखना है अपने पास। तो हम उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स आ जाएंगे, यानी कि एक स्टूडेंट का नेम होगा वो स्ट्रिंग में होगा, उसका सेक्शन इंट में होगा, इसका सेक्शन जो है ना वो भी स्ट्रिंग में होगा, और उसका जो रोल नंबर होगा वो इंट में होगा। तो तीन तरह की डेटा टाइप, दो तरह की डेटा टाइप आ जाएंगे, स्ट्रिंग और क्या कहते हैं उसका, स्ट्रिंग और इंट की, ठीक है। अब उन डेटा टाइप्स को हम इकट्ठा करके एक अपनी नई डेटा टाइप बना लेते हैं स्टूडेंट के नाम से। यानी कि जो वेरिएबल बनेगा स्टूडेंट का, वो उसके पास अपना जो है ना तीन वेरिएबल अलग से होंगे, यानी कि एक नेम का और सेक्शन का और रोल नंबर का, ठीक है। यानी कि हम एक एक वेरिएबल बनाएंगे हर एक स्टूडेंट के लिए, और उस वेरिएबल के अपने जो है तीन डेटा टाइप्स के वेरिएबल बने होंगे उसके अंदर, सी। तो इसको हम बेसिकली हम एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बनाते हैं C++ में, ताकि हमारे पास डेटा हैंडलिंग हमारे लिए आसान हो जाए, सही है। तो आपको स्ट्रक्चर की डेफिनेशन वगैरह समझ आ गई, स्ट्रक्चर का यूज पर्पस क्या होता है? अच्छा, सही। अच्छा देखो, हमें ना स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है कि ना डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप ग्रुप करके एक अपनी नई डेटा टाइप बना लेते हो, ठीक है। अब डेटा टाइप में जरूरत कैसे पड़ती है, ये काम हम करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं? बेसिकली होता है ये कि देखो, एक ना आपने स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना है। एक क्लास के स्टूडेंट का, हम छोटे लेवल की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, एक क्लास के स्टूडेंट है, उसमें 50 स्टूडेंट है। आपने उनका डेटा मैनेज करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो आपने पहले C++ पढ़ी, आप उसमें ये करोगे कि आपने एरे बना लोगे। तीन तरह के आपने डेटा रखना है, रोल नंबर, सेक्शन और नेम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक इंटीजर अरे बना लोगे जिसमें सेक्शन रोल नंबर आ जाएंगे सब बच्चों के। फिर आप एक इंटीजर जो है ना, एक स्ट्रिंग अरे बना लोगे जिसमें नेम आ जाएंगे, फिर स्ट्रिंग अरे बना लोगे जिसमें सेक्शन आ जाएगा। लेकिन ये काम थोड़ा मसला हो जाएगा, इसमें तीन तीन अरे आपको हैंडल करनी पड़ेंगी अलग अलग से। तो हम क्या करते हैं, इस काम से बचने के लिए हम कहते हैं कि हम एक अपना नया डेटा टाइप बनाते हैं। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ये तीनों डेटा टाइप रख देते हैं, यानी कि आप एक नई डेटा टाइप ऐसी बनाओगे जिसके अंदर एक स्ट्रिंग का वेरिएबल पड़ा होगा जो नेम के नाम से, और एक पड़ा होगा स्ट्रिंग सेक्शन, और एक पड़ा होगा इंट रोल नंबर। इन तीनों का आप मर्ज करके एक नई डेटा टाइप बना दोगे स्टूडेंट के नाम से। ठीक, नाम कोई भी रख सकते हो, हम स्टूडेंट रख रहे हैं फिलहाल। स्टूडेंट के नाम से बना दोगे, और उसके बाद उस डेटा टाइप के जितने वेरिएबल्स बनाओगे ना, हर एक वेरिएबल में एक एक नेम का वेरिएबल पड़ा होगा, एक रोल नंबर का और एक सेक्शन का, ठीक है। तीन वेरिएबल पड़े होंगे हर स्टूडेंट के वेरिएबल के साथ, ठीक है। और उसको वेरिएबल या ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे क्या करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का आपको डेफिनेशन और पर्पस समझ आ गया कि क्यों यूज करते हैं? अच्छा, सही है। तो अभी हम डेफिनेशंस के वो एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, तो ये एक स्ट्रक्ट की एग्जांपल है। स्ट्रक्ट डेटा टाइप हमने बनाई है स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। और ये स्ट्रक्ट का कीवर्ड होता है, सही, ये इसका सिंटेक्स है। पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड आएगा, फिर इसका नेम आएगा, टैग क्या, टैग का जो नेम क्या है, तो जो भी आपने नाम रखना है, ठीक है, रख सकते हो। जिस तरह वेरिएबल का नाम रखते हैं, इस तरह आप इसका भी नाम रख सकते हो। उसके बाद हमने अंदर जो है अपने डेटा मेंबर्स डालने हैं, ठीक है। इसमें आप डेटा मेंबर्स कोई भी डाल सकते हो जितनी मर्जी से, सही है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्ट कह लो, स्ट्रक्चर कह लो, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्ट बन जाएगा। अच्छा, तो
अब हम ना इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को देख लेते हैं हम, ठीक है, कि स्ट्रक्ट बनेगा कैसे। हाँ, डिफरेंट, यही तो स्ट्रक्ट का वो होता है, पर्पस होता है कि आप डिफरेंट जो है ना डेटा टाइप को इकट्ठा कर लेते हो, सही। जो मर्जी आप डेटा टाइप रख लो, मसला नहीं है, ठीक है। स्टैक के अंदर कोई मर्जी, जितनी मर्जी डेटा टाइप, जितने मर्जी डेटा मेंबर्स आप रख लो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसका कोई मसला नहीं, सेम डेटा टाइप भी रख सकते हो, अलग अलग भी रख सकते हो, जो मर्जी आपका दिल करे वो आप रख लो। अच्छा, तो हम स्टूडेंट वाली एग्जांपल को हम लेके आगे चलते हैं, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट का, ठीक है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे हम उसका नेम एक हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग नेम, अब मैं स्ट्रिंग ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमने स्ट्रक्ट बना लिया, ठीक है। अब हमने इसको वैल्यूज कैसे इनिशियलाइज करनी होंगी, वैल्यूज भी तो हमने देनी होंगी। तो वैल्यूज हम ऐसे देते हैं कि हम स्ट्रक्ट का हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट वन, या हम एक स्टूडेंट का ले लेते हैं अहमद, या कुछ भी स्टूडेंट वन ले लेते हैं, चलो ठीक है। कोई भी आप नाम रख सकते हो, जैसे वेरिएबल का नाम रखते हैं, उससे वेरिएबल का हमने जो है नाम रख दिया, स्टूडेंट वन नाम रख दिया। तो आप इसमें कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें। अब इसमें वैल्यूज कैसे। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरा इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो अच्छा, तो मैं बता रहा था कि हमने स्ट्रक्ट बना रहा था मैं, ठीक है। स्ट्रक्ट मैंने बनाया स्ट्रक्ट स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। उसमें मैंने तीन तरह के मेंबर्स, डेटा मेंबर्स रख लिए, स्ट्रिंग नेम के नाम से, और स्ट्रिंग सेक्शन, और इन रोल नंबर, ठीक है। और उसके बाद मैंने ना एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने पहले स्ट्रक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद कोई भी नाम वेरिएबल, जिस तरह हम एक वेरिएबल बनाते हैं उस तरह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं std1 लिख देता हूँ, चलो स्टूडेंट वन के लिए, ठीक है, कि पहला स्टूडेंट है, ठीक है। हमने स्टूडेंट वन का डेटा इंटर करना है, तो हम यूँ करेंगे, इंटर डॉट लगाएंगे, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसके आगे आप डॉट लगाओगे, और डॉट लगाने के बाद आप उसका डेटा मेंबर में से कोई भी आप उठा लोगे जिसका आपने वैल्यू लिखवानी है उसको आप रखवा देना। इसको रखवा देता हूँ हमाद के नाम से, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, std1 को ही हम लेके चलते हैं, और उसका सेक्शन हम रखवा देते हैं कोई, और सेक्शन हम रखवा देते हैं ए रखवा देते हैं, ठीक है। और std1 डॉट, अच्छा, ऑब्जेक्ट बेसिकली एक वेरिएबल होता है, जो आपने नई डेटा टाइप बनाई है ना स्ट्रक्ट की, सही। इसका एक वेरिएबल होता है, ठीक है, आप समझ लो, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, सही। ये std1 एक ऑब्जेक्ट है, जिससे आप इंट इंट नम करते हो ना, इसी तरह हमने इंट की जगह आप समझ लो कि हमने जो अपनी डेटा टाइप स्टूडेंट के नाम से बनाई है वो आ जाएगी। और यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम आप बनाते हो, जिस तरह कोई भी नाम बनाते हो, उसी तरह हमने एक नाम बना दी std1, सही है, स्टूडेंट वन के नाम से शॉर्ट फॉर्म लिख दी। आप कोई और भी लिख सकते हो, सही है, आपकी मर्जी है। तो std1 हमने लिख दिया। अब जो है ना हमने अब std1 के आगे देखो, अब तीन वेरिएबल जुड़े हुए हैं साथ, तो तीन वेरिएबल के हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो हमने उस सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं वेरिएबल के ऑब्जेक्ट के आगे, और उस आगे हम उसका जो है ना वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, जो भी वेरिएबल इधर स्ट्रक्ट में होता है, सही। अब हमने सेक्शन और नेम तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, अब हम रोल नंबर को कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है। अब एक एक स्टूडेंट का डेटा जो है ना वो हो चुका है, ठीक है, हमने ऐड कर दिया। तो अब देखो कितना मतलब कि इससे जो है ना काम बहुत साफ हो जाता है, और कोड पढ़ने में सही लगता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है। हाँ, जब जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करनी है, या किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू का आपने इनिशियलाइज करना है, या फिर एलोकेट जो भी वैल्यू आपने उसको असाइन करनी है, तब आपको डॉट यूज करना पड़ेगा, ठीक। मतलब कि जब भी आपने कोई भी जो भी उसके डेटा मेंबर है स्टार्ट के, उनको आपने यूज करना होगा, उनको या उनको वैल्यू असाइन करनी होगी, या उसकी वैल्यू एक्सेस करनी होगी, तो आप डॉट लगा के उसका जो भी डेटा मेंबर होगा उसको आप लिख दोगे, तो उस ऑब्जेक्ट का वो डेटा मेंबर आपको एक्सेस आपको खुद मिल जाएगी, ठीक है। तो इस डॉट की समझ आ गई, ये सिंटेक्स में क्यों यूज होता है। नहीं, ये ऑर्डर ऑर्डर की जरूरत नहीं होती जी, किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारे डेटा मेंबर्स की वैल्यूज आप डिक्लेयर करो, सही है। जिस मर्जी की आप कर लो, जिस मर्जी की आप छोड़ दो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है।
कोई डेटा मेंबर्स आप खाली भी छोड़ सकते हो, और सबकी वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो, और सबको खाली भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी समझ आ गई कि डेटा मेंबर्स को हम कैसे वैल्यूज असाइन करते हैं। हाँ, डेटा आप कहीं भी लिख सकते हो। मैं से अगर string है तो उसका return- हाँ, डेटा आप कहीं भी जो है ना इनिशियलाइज कर सकते हो। मतलब कि अगर अब इसको मैं हटा देता हूँ नेम को यहाँ से, तो यहाँ पे मैं अलग एंड पे कर लेता हूँ, तो कुछ मसला नहीं है, कहीं भी आप कर लो। सही है, तो कहीं भी कर सकते हो, मसला नहीं है। तो ये जरूरी भी नहीं होता कि आप सारी, अब रोल नंबर इनिशियलाइज, मैं रोल नंबर इनिशियलाइज नहीं करता, मैं बाकी दो कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसमें दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं बस, तीसरी वाली रोल नंबर खाली पड़ी हुई है। तो अब मैं जो है ना, अगर मैं इधर कुछ कर देता हूँ, सी आउट कराता हूँ, ठीक है। डेटा सी आउट करा देता हूँ, स्टूडेंट वन डॉट सेक्शन हैंडल सी आउट std वन डॉट नेम हैंडल सी आउट std वन डॉट रोल नंबर हैंडल। अब अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यूज प्रिंट कर देगा सारी, सही है। और यहाँ पे इसने एरर दे दिया। कौन सा एरर आया भाई? अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे सेमीकोलन। अच्छा, वो सेमीकोलन लगाना मैं भूल गया था, ठीक है। अच्छा, तो ये सेमीकोलन भी आपको लगाना होता है, ठीक है, स्ट्रक्ट के बाद। लाइब्रेरी स्ट्रिंग इसलिए यूज की थी क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। वरना लाइब्रेरी का ताल्लुक नहीं है स्ट्रक्ट के साथ। बस उस स्ट्रिंग की वजह से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग यूज किए हुए। अच्छा, तो अगर आप देखो जो आउटपुट आई है, उसमें रोल नंबर सेक्शन सही आ गया, नेम सही आ गया, रोल नंबर में आप देखो जंक वैल्यू आई हुई है, ठीक है। ये गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू उसको इनिशियलाइज नहीं की हुई, इस वजह से गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, इसमें सही ग्रुप ऑफ डेटा हो जाता है, डेटा का जो है ना, डेटा मेंबर्स का हम ग्रुप बना देते हैं और अपनी नई डेटा टाइप बना लेते हैं, सही है। कोड आप कह रहे रोल नंबर की भी वैल्यू हम दे दें, चलो सही है, रोल नंबर भी दे देते हैं। अब अगर मैं रन करता हूँ तो ये अब रोल नंबर भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इस कोड में कोई अभी कोई समझ ना आया हो तो बता दो। सही है, क्लियर है। सही है, चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा, तो ये जो है ना स्टैक का सिंपल सा सिंटेक्स है, ये आप देख लेना एक दफा दोबारा से। हाँ, स्ट्रक्चर्स में जो है ना, स्ट्रक्चर का जो हम बेसिकली ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाए हैं ना बाद में, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद, वो ऑब्जेक्ट्स ही उनको हम कहते हैं, सही है। अभी हाउ टू क्रिएट स्ट्रक्चर हो गया। इसमें वही जो बात हम कर चुके हैं कि स्ट्रक्ट का जो है ना, आप डेटा मेंबर का जो है ना वो करते हो, नाम लिखते हो स्ट्रक्ट का, कोई भी टैग होता है, उसके बाद अंदर मेंबर्स होते हैं, और उसके बाद आप उसको एंड कर देते हो सेमीकोलन लगा के। स्ट्रक्चर के अंदर दो तरह के डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, एक होते हैं डेटा मेंबर्स, जो भी सी प्लस के नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं वो आप लगा सकते हो। दूसरा फंक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। फंक्शन में हम देख लेते हैं कैसे करते हो, सही है। जो नॉर्मल आप फंक्शन बनाते हो, जिस तरह फंक्शन हम बनाते आ रहे हैं पहले से, वो फंक्शन डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो ऐड कैसे करते हैं वो भी हम कोड में देख लेंगे, सही है। तो बाकी फंक्शन भी हम कैसे ऐड करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है, फिलहाल। उसके लिए, उसके बाद हमने कोई एग्जांपल्स वाले, मैं सिंपल से एग्जांपल पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस को भी। मेंबर से मतलब है कि
उसका पार्ट समझ लो कि स्ट्रक्ट का पार्ट क्या होगा, स्ट्रक्चर का पार्ट क्या होगा। पार्ट्स दो तरह के होंगे, एक फंक्शंस होंगे, एक होंगे डेटा मेंबर्स, सही है। तो एक में डेटा मेंबर्स का मतलब वो मेंबर्स जो डेटा अपने पास स्टोर कर सकेंगे, और फंक्शन मेंबर वो होंगे जो फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, पॉइंट के नाम से हमने स्ट्रक्ट बनाया है, जिसको हमने एक्स और वाई पॉइंट्स रख दिए हैं, मतलब दो वैल्यूज रख दिए, एक्स और वाई के वेरिएबल बना दिए। अब ये जो P1 बना हुआ है ना, ये P1 बेसिकली डायरेक्टली P1 डिक्लेयर हुआ है, सही है। ये इस तरह का सिंटेक्स कभी कभी यूज हो जाता है कि ना, मैं आपको एक मिनट उसमें करके दिखा देता हूँ। हम अगर हमने जो ये std1 बनाया है ना, इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख दें। एक मिनट मैं इसका सिंटेक्स दोबारा देख लूँ। हाँ, अब अगर मैं इसको इसको अगर मैं रन करना चाहूँ तो इसको रन हो जाएंगे। मैं इसको रन कर लूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। अच्छा देखो, अब हमने यहाँ पे std1 के नाम से कोई वेरिएबल नहीं बनाया हुआ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ, लेकिन फिर भी हमारा कोड सही चल रहा है। वो क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया हुआ है, सी। हाँ, ये सिंटेक्स पता है यूजली यूज नहीं होता, लेकिन पेपर्स में कभी काफी दफा आ जाता है, सी। कि पेपर में स्ट्रक्ट ऐसे बना होता है कि ना, स्ट्रक्ट उन्होंने डायरेक्टली स्ट्रक्ट बनाया होता है, डेटा मेंबर्स दिए होते हैं, जैसे स्ट्रक्ट एंड होता है ना, वहीं पे वो एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट वहीं पे लिख देते हैं। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो जाना। वैसे आम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में हम ऐसे ऐसा करते नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग हो जाता है काफी ज्यादा, लेकिन पेपर में ऐसा आ सकता है। तो इस तरह अगर बना हुआ आ जाए तो आपने ये समझना है कि std1 एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस स्ट्रक्ट का, ठीक है, जिसके साथ वो बना होगा। तो ये बस मैंने आपको बताने के लिए जो है ना लिखा है, वरना ये आपको करने की जरूरत नहीं होती खुद से, ठीक है। खुद से आप आराम से नीचे जो है ना, आराम से खुद, इस तरह हमने ये बनाया था, इस तरह आप आराम से नीचे लिखो, ताकि वो पढ़ने वाले को भी आसानी हो। अच्छा, तो इस तरह इन्होंने एक जो है ना, बस इन्होंने सिर्फ इसमें ये बताया डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम देख चुके हैं। अब इसमें डेटा मेंबर्स कैसे रखते हैं। अब ना कुछ कंपाइलर होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि स्ट्रक्ट के अंदर आप वैल्यूज पहले से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। क्या पहले से आपको 0 0 कर दो, या पहले से कोई वैल्यूज रखवा दो, ठीक है, जो कि हर एक स्ट्रक्ट के ऑब्जेक्ट में पहले से पड़ी हो, सही है। लेकिन कुछ होते हैं जो कि अलाउ नहीं करते, ठीक है, कंपाइलर्स। तो हमने जो यूजली जो काम किया है ना, वो हमने ये किया कि हम वैल्यूज नहीं रखवाते। लेकिन हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें ये हमें अलाउ करता है नहीं करता। मैं पहले से वैल्यूज इसमें रखवा देता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। और हम यहाँ पे वैल्यूज नहीं रखवाते, फिर हम देखते हैं कि ये प्रिंट हमें कर देता है या फिर एरर देगा। तो ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, यही मेंबर्स है, क्योंकि अभी हमने फंक्शंस ऐड नहीं किए, तो फिलहाल ये जो डेटा मेंबर्स है यही मेंबर्स है। तो इनकी जो हमने वैल्यू है ना, अब ये वैल्यू जो मैंने इंटर कर दी ना, ये हर एक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, उसमें पहले से वैल्यू पड़ी होगी, सही है। क्योंकि आपने स्ट्रक्ट में वैल्यू डाली हुई है, सही है। नेम पहले से हमारा हर एक ऑब्जेक्ट में पड़ा होगा, सेक्शन हर एक ऑब्जेक्ट का पहले से ए होगा, और रोल नंबर हर एक ऑब्जेक्ट का 1 2 3 होगा, ठीक है। तो ये काम भी आप कर सकते हो, लेकिन कुछ कंपाइलर्स होंगे जो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी आप याद रखना। अच्छा, तो इसकी समझ आ गई कि हम पहले से कैसे वैल्यूज इनिशियलाइज करके रख सकते हैं किसी भी स्ट्रक्ट में, और ताकि ऑब्जेक्ट के पहले से वैल्यूज पड़ी रहें। सही हो गया, ठीक है। तो वैसे ही इस काम से वैसे बचना, के पहले से वैल्यूज इनिशियलाइज करने से, ठीक है, जितना ना करना हो उतना, मतलब कि बच के रहना, मतलब इससे, मतलब बहुत कोई मजबूरी हो तब कर देना, वैसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसको। वैल्यूज बाद में इनिशियलाइज करना, पहले ना करना। अच्छा, तो ये वही एग्जांपल आगे चल रही है, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट भी लिया पॉइंट्स वाला, और पॉइंट वाले में हमने क्या कहते हैं, वैल्यूज को एक एक्स इक्वल टू 0 दे दी, और एक वाई इक्वल टू 1 दे दिया, सही। पहले से इनिशियलाइज की हुई है इसने इसमें। नहीं, एरर नहीं होगा। आप उसको मान सकते हैं कि वो सही है, क्योंकि C++ 11 के बाद जो है ना, वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो नई C++ है, C++ के नए वर्जन आते रहते हैं, ठीक है, बाद टाइम टाइम से। अब में ऐसे 14 चल रहा है, तो 11 के बाद ना जितने भी आए हैं ना वर्जन, उसमें ये एक्सेप्टेबल है कि आप पहले से वैल्यूज इनिशियलाइज कर दो, सही। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि जब आप अपने लैब्स में करोगे, उसमें C++ पुरानी यूज हो रही हो या नई यूज हो रही हो, आपको नहीं पता, क्योंकि उसमें विजुअल स्टूडियो 2015 है, तो मेरे ख्याल से C++ 11 ही है, या फिर उससे पहले की होगी। तो इसलिए जब आप करो तो आपको हो सकता है एरर भी आए, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा था सिर्फ। लेकिन C++ 11 या उसके बाद की जितने वर्जन है, उसमें ये एक्सेप्टेबल है कि आप इस तरह काम कर सकते हो, सही। तो उसमें मसला नहीं आएगा, जिस तरह इसमें एग्जाम्पल में उन्होंने किया हुआ, सही। अच्छा, तो इन एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अब एक्स ने 0 कह दिया, 1 कह दिया, हमने स्ट्रक्ट बनाया एक P1,
और हमने सी आउट कर दी P1 की वैल्यू, पी वाई एक्स और वाई की वैल्यू हमने कर दी, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 1 जो पहले से इनिशियलाइज थी वो प्रिंट होगी, क्योंकि हमने वैल्यू को चेंज नहीं की। नीचे हमने क्या किया, वाई को हमने 20 कर दिया, और हमने दोबारा प्रिंट किया तो वाई 20 हो जाएगा, एक्स 0 ही रहेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने चेंज नहीं की, पहले से इनिशियलाइज हुई हुई थी वो वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल थी। उसके बाद उसके बाद एक और तरीका होता है वैल्यूज इनिशियलाइज करने का। एक और तरीका ये होता है कि आप करली ब्रैकेट लगा दो और उसके अंदर वैल्यूज को कॉमा डाल के सेपरेट करके आप लिख दो, सही है। लेकिन इसमें जो एक आपको बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो पहली वैल्यू आप इनिशियलाइज करोगे ना 0, वो पहले डेटा मेंबर के लिए होगी। हाँ, एरे की तरह, जिस तरह आप एरे डिक्लेयर करते हो। तो इसमें ना आपको जो इसका जो पैटर्न है वो याद रखना होगा कि पहले 0 आ रहा है तो 0 एक्स पे जाएगा, वाई पे नहीं जाएगा। इस तरह 1 जो है ना वो वाई पे जाएगा, ठीक है। 1 एक्स को नहीं मिलेगा, वो 1 वाई को मिलेगा, क्योंकि वाई बाद में आ रहा है और 1 भी बाद में आ रहा है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। तो वो पैटर्न वाइज होता है, ऐसे नहीं होता कि वो रेंडम वैल्यूज इंस्टाइज नहीं होती, वो पहले जो होगा उसी को मिलेगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आता है कि आपने एरे ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ बनाना पड़ेगा। अब मैंने हमने स्टूडेंट का हमने एग्जांपल देखी कि स्टूडेंट के लिए हमने एक ना 50 स्टूडेंट है, सही है। तो 50 स्टूडेंट के लिए आप 50 ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं बनाओगे, आप उसके लिए एक एरे बना लोगे 50 ऑब्जेक्ट से, ठीक है। स्टूडेंट के स्ट्रक्चर के 50, ठीक है। तो वहां पे एरे काम आती है, ठीक है। और उनका यूज वैसे ही होगा जिस तरह एरेज यूज होती हैं, कि आप एरे लिखते हो, एरे का नाम और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट और डॉट लगा के आप उस ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और सी आउट कर दो किसी तरह, और जो मतलब हमने पहले किया है, ठीक है। तो ये कोड भी इसमें कोई इतना मसला नहीं है। अगर कुछ समझ ना आए इसमें बता देता हूँ मैं। इसमें अगर समझ आ गया तो बता दो, और कोई मसला है तो वो भी बता दो। नहीं, ऑब्जेक्ट ही होंगे, ये ऑब्जेक्ट एरे की ऑब्जेक्ट होगी, देखो। एरे होगी ऑब्जेक्ट की, देखो ये हमने पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया ना, पॉइंट का पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है। हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे ये जो है ना स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे, ठीक है। आप सिर्फ पॉइंट भी लिख सकते हो। जैसे मैं आपको, चलो मैं कोड ब्लॉक पे लिख के आपको मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। जैसे ये ना, ये std1 हमने लिखा था, तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम 3 की अरे 5 स्टूडेंट लिख देते हैं, चलो ठीक है। अब ये 5 स्टूडेंट की 5 ऑब्जेक्ट बन गए एक अरे की, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी अरे बन गई है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स 0 करोगे तो जीरो, जो जीरो इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसकी वैल्यूज आप एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट्स 1 करोगे तो जो सेकंड इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसकी वैल्यू आप एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। तो इस तरह होगा, ठीक है। इसे समझ आ गई कि एरे हमने कैसे यूज किए। हाँ, हर एक इंडेक्स पे समझ लो, जिस तरह आप एक अरे बनाते हो इंटीजर्स की, ठीक है। तो हर एक इंडेक्स पे अलग अलग वेरिएबल पड़ा होता है ना, हर एक के इंडेक्स पे अलग अलग वैल्यू रख सकते हो। इसी तरह समझ लो हर एक इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो अलग है, सही है। यानी कि हर इंडेक्स पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट दूसरे से अलग है। तो आपके हर एक की आपको अलग से वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, और हर एक की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। यानी कि अगर 5 के आप अरे बनाते हो तो 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे, सही है। और दूसरी बात, आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि स्ट्रक्ट, और आगे फिर स्टूडेंट लिखा हुआ है, फिर आगे हमने उसका जो है ना ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये जो स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज होता है ना, ये यूज होता है सी लैंग्वेज में, सही है। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखे बगैर आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो सी का जो सिंटेक्स होता है वो C++ में चल जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्ट ना भी लिखो ना, तो भी आपका कोड सही चलेगा, ठीक है। स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, वो सी का सिंटेक्स है, जो सी में काम करते हो वो लिखते हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपनी डेटा टाइप का नाम लिखो, स्ट्रक्ट की जो आपने डेटा टाइप यहाँ पे जिस तरह स्टूडेंट बनाई है, इस तरह आप कोई भी नाम लिखो, उसके आगे आप ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे उसने यूज किया हुआ है स्ट्रक्ट पॉइंट इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पॉइंट लिख दो, आगे ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। इस बात की समझ आ गई।
इसमें जो है ना, अरे जब आप बनाओगे ना, अरे में कर सकते हैं, अरे में हम कर सकते हैं, लेकिन अरे में अरे का मुझे सिंटेक्स याद नहीं आ रहा, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। मैं एक बार सिंटेक्स आपको देख के बताया तो कर सकते हैं, वैसे मैंने तो किया था, लेकिन मुझे अब वो याद नहीं है कि हमने किया कैसे था। अच्छा, तो यहाँ पे मिल जाए मैं बस। अच्छा, एरे का मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मैं एरे का आपको ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है? कि एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं पूरी एरे के साथ, जैसे डिक्लेयर करने के साथ। मैं आपको देख के बता दूंगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा उसका वैसे। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो अभी तक जो किया वो समझ आ गया ना? जैसे जो मतलब पीछे कोड था, इसमें तो समझ आ गया, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना, लास्ट तकरीबन टॉपिक है हमारा, वो है कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। अब अगर आप देखो, एक ना हमने स्ट्रक्चर बनाया कि ना हमें ना पूरे स्कूल का सिस्टम बनाना है, ठीक है? मतलब टीचर्स का भी सिस्टम ऐड करना है स्टूडेंट के साथ। तो हमें एक स्टूडेंट टीचर का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो टीचर का स्ट्रक्चर में क्या आएगा? आएगा कुछ चीजें इस तरह आएंगी कि टीचर का नेम होगा कोई, सही है, और टीचर का कुछ सेक्शन भी होगा, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। मतलब टीचर का सेक्शन वो होगा जो टीचर्स को सेक्शन को पढ़ा रहा होगा, ठीक है? और टीचर का कुछ क्या कहते हैं, आईडी होगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम भी सेम है, नेम और सेक्शन दोनों में बार बार आ रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक और जेनेरिक, हम ना एक और जेनेरिक सी बना देते हैं स्ट्रक्ट जो पर्सन के नाम से, ठीक है? ताकि हमें बार बार डेटा टाइप्स ना डिक्लेयर करने पड़े। पर्सन के नाम से जो स्ट्रक्ट बनेगा उसमें क्या आएगा? स्ट्रिंग नेम, क्योंकि नेम और सेक्शन कॉमन है, तो हम कहते हैं कि वो हम एक अलग से रख लेते हैं, सेक्शन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम और सेक्शन की जगह हम कह देते हैं कि एक ना पर्सन का स्ट्रक्ट बन जाए, पर्सन टीचर। अब जो ये टीचर है ना, ये टीचर ने अपने अंदर दो वेरिएबल रखे हुए हैं, ये वाले, सही है। अब हमें दो वेरिएबल यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, और दो वेरिएबल हमें यहाँ बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, पर्सन स्टूडेंट, ठीक है? अब स्टूडेंट के पास भी दो वेरिएबल हैं, क्योंकि दोनों स्टूडेंट और टीचर को सेम वेरिएबल की जरूरत थी, तो हमने दोनों को इकट्ठा करके एक और स्ट्रक्ट बना लिया, ताकि हमें बार बार वेरिएबल ना बनाने पड़े और कोड थोड़ा और साफ लगे, ठीक है? काम उस तरह भी हो सकता था कि हम दोनों वेरिएबल सेम रख देते दोनों में, यानी कि नेम और सेक्शन इसमें भी रख देते और नेम और सेक्शन स्टूडेंट में भी रख देते, तो तब भी हमारा कोड चल जाता, कोई मसला नहीं होता। लेकिन कोड थोड़ा और साफ लगे, इसलिए हमने एक पर्सन का स्ट्रक्ट बना लिया अलग से, और उस स्ट्रक्ट को हमने एक और स्ट्रक्ट के अंदर उसका ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है? तो इसकी समझ आ गई कि हमने किया कैसे है? अच्छा, हमने क्या किया है कि देखो, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, ठीक है? टीचर और स्टूडेंट के पास जो है ना, सिमिलैरिटी क्या है हमारे पास? सिमिलैरिटी ये है कि टीचर का भी नेम है और स्टूडेंट का भी नेम है, और टीचर का भी सेक्शन है और स्टूडेंट का भी सेक्शन है। अब हम क्या करें, हम अलग अलग, हमें टीचर और स्टूडेंट के लिए हमें अलग अलग दो दो वेरिएबल हम बनाएंगे एक्स्ट्रा, जो कि हैं भी सेम। तो हम दोनों को इकट्ठा करके नई डेटा टाइप ना बना लें, ताकि हमें दो वेरिएबल की जगह में एक ही वेरिएबल बनाना पड़े। तो हम क्या कहते हैं, दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, और दोनों को इकट्ठा करके हमने एक पर्सन के नाम से स्ट्रक्ट बना लिया, यानी कि अपनी नई डेटा टाइप बना ली। और हमने क्या किया, उस पर्सन के नाम से हमने एक टीचर भी बना लिया और एक स्टूडेंट भी बना लिया, क्योंकि हमें पता है कि दोनों की डेटा टाइप सेम है, दोनों को सेम डेटा टाइप चाहिए। तो हमने एक ऑब्जेक्ट हमने टीचर को दे दिया, एक स्टूडेंट को दे दिया, ठीक है? ताकि हमारे जो दो एक्स्ट्रा डेटा मेंबर्स हमें बनाने थे टीचर में और स्टूडेंट में, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? और हमारा कोड ज्यादा साफ लगने लग गया अब, सही। इस वजह से हमने किया। कोड वैसे भी हमारा चल जाता कि हम नेम और सेक्शन दोनों में टीचर और स्टूडेंट में रख देते वैसे ही, पर्सन का स्ट्रक्ट बनाए बगैर। लेकिन इस तरह हमारा कोर्स थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस वजह से हमने किया, ठीक है सर? और दूसरी बात, हम समझना चाहते हैं कि स्ट्रक्ट को दूसरे स्ट्रक्ट में हम कैसे बना रहे हैं, तो इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे करने की भी जरूरत नहीं होती।
लेकिन आप समझ रहे हैं, इसलिए हमने स्ट्रक्ट विद इन स्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट हम समझना चाह रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना ये किया हमने। ओके सही हो गया, चलो हम आगे देखते हैं इसको, फिर हम कैसे इसको हम यूज कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट का हम बना लेते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट std1, और एक टीचर का बना देते हैं t1, सही। std1 डॉट पर्सन, सही। पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू हमाद। std1 डॉट पर्सन, पर्सन के दरम्यान में आ रहा है क्योंकि वो पर्सन के पास वेरिएबल है, हमारे पास डायरेक्ट स्टूडेंट के पास वो वेरिएबल नहीं पड़े हुए। तो हम अच्छा यहाँ पे पर्सन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का हमने वो बनाया हुआ है ना वेरिएबल, इसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, नेम और उस पर। यहाँ पे स्टूडेंट आएगा और यहाँ पे आएगा सेक्शन, और इसी तरह std1 रोल नंबर तो वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 1 2 3। फिर हम एक और टीचर के लिए हम कहते हैं t1 डॉट टीचर, और टीचर को हम कह देते हैं कि नेम इज इक्वल टू अली। t1 डॉट टीचर डॉट सेक्शन इक्वल टू बी कह देते हैं, और t1 डॉट id इज इक्वल टू 10 कह देते हैं, ठीक है। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, तो कोड पूरा कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने रन कैसे करना है, मतलब इसका आउटपुट क्या होगी, फिर समझा देता हूँ कैसा आता है। अच्छा, एक मिनट, ये एरर दे रहा है, इसका एरर में देखते हैं। टीचर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस कोड 23 28। ये एरर पता नहीं क्यों दे रहा है, एक मिनट। टीचर यहाँ पे आएगा और उसके बाद स्टूडेंट। इसको टीचर से इतना मसला क्यों है, टीचर का एक मिनट। स्टक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी मैंने, ठीक है। वो स्टक की स्पेलिंग गलत थी, इस वजह से वो स्टक जो है टीचर का बन नहीं रहा था। और अब क्या, अच्छा हमने इन टीचर को यहाँ पे इंट वैल्यू हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया इसको, ठीक है। अच्छा, अच्छा देखो, अब ये नेम प्रिंट हो गया, सेक्शन और रोल नंबर, उसके बाद टीचर का नेम, सेक्शन और उसकी आईडी, ठीक है। तो सही प्रिंट हो रहा है बिल्कुल। तो कोड हमारा बिल्कुल सही है, मैं तो कोड आपको सेंड कर दूँ, उसके बाद मैं आपको कोड समझा देता हूँ। अच्छा, तो कोड यहाँ पे हमने पर्सन का एक स्ट्रक्ट बना लिया, और पर्सन के स्ट्रक्ट को हमने स्टूडेंट और टीचर में यूज कर लिया, जो हम बात कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। हम एक्सेस करने के बाद, एक्सेस करना जो है ना सिंपल, हमें std1 का हमें एक्सेस करना है, पर्सन का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ठीक है, स्टूडेंट का।
तो अब ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने नेम और सेक्शन एक्सेस करने के लिए हमें स्टूडेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, तो हमने स्टूडेंट को दरम्यान में लिखा डॉट, उसके बाद डॉट नेम लिखा, ठीक है, ताकि नेम हमें डायरेक्ट नेम नहीं मिलेगा, कि वो स्टूडेंट के थ्रू हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के पास नेम और सेक्शन पड़े हुए हैं सही पर्सन के स्टार्ट की वजह से। तो ये काम हमने टीचर के साथ भी किया, ठीक है, टीचर डॉट नेम आया और टीचर डॉट सेक्शन आया, तो सी आउट करते हुए आपको ये करना पड़ेगा। तो इस कोड की समझ आ गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, कोड की समझ आ गई है, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है? सही, अच्छा तो
एक्चुअली पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, इसमें कोड में कुछ समझ ना आया तो बता दो मुझे, मैं दोबारा समझाता हूँ। एक्चुअली जब आप कोड लिख रहे थे ना तब डिस्कनेक्ट हुआ था, तो काइंडली दोबारा बता दें, थोड़ा समझा दें। अच्छा, तो इस कोड में बेसिकली हुआ ये कि देखो हमने स्टूडेंट के जो पर्सन का हमने जो एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना दोनों स्टूडेंट और टीचर में, इसको जब हमें नेम और सेक्शन एक्सेस करना होगा ना किसी भी स्टूडेंट या टीचर का, तो हमें स्टूडेंट और टीचर का जो पर्सन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इससे गुजर के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने जब ना वैल्यू इनिशियलाइज की तो नेम हमने जब इनिशियलाइज किया तो दरमियान स्टूडेंट लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिखा क्योंकि स्टूडेंट के पास नेम और सेक्शन पड़ा हुआ है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे टीचर लिखा क्योंकि टीचर के पास नेम और सेक्शन पड़ा है, टीचर ऑब्जेक्ट है पर्सन का। सही है, तो टीचर दरमियान में आएगा तभी नेम एक्सेस होगा, वरना नेम और सेक्शन एक्सेस नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट दरमियान में आएगा तब नेम एक्सेस होगा और सेक्शन एक्सेस होगा, ठीक है। तो सी आउट करने के लिए भी स्टूडेंट यूज होगा, ठीक है, और टीचर यूज होगा। तो इस बात की समझ आ गई कि हमने स्टार्ट के अंदर एक और स्टार्ट कैसे यूज किए। सही सही। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। मैं कोड आपको भेज देता हूँ, और उसके बाद अगर कुछ आज के लिए कुछ सवाल कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो, वरना हम क्लास एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है, वरना हम क्लास एंड करते हैं। क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ ऐसी है, इसमें इतनी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है ऊप में। ऊप में बस सिंटेक्स ही है, ठीक है। ना इतने कॉन्सेप्ट से इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही काम है। बस इसमें सिंटेक्स नया आ जाता है तो इस वजह से जो है ना बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये आसान है, इतना कोई इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस इसमें सिंटेक्स ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बस अगर स्ट्रक्चर याद रखने पड़ते हैं कि किस तरह जो है ना क्या कहते हैं। हाँ लॉजिक बहुत कम है, लॉजिक इतनी खास नहीं है। सही है। लॉजिक एंड पे जाके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसमें लॉजिक लगती है, उसके अलावा मेनली जो है ना वो बस यही है कि सिंटेक्स कैसे यूज होता है ऊपर। सही है। लॉजिक है लेकिन वो इतनी खास नहीं है, वो हम देखेंगे कि लॉजिक क्या है, लेकिन इतनी खास नहीं है। अच्छा सही है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। हाँ, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि जो है ना सिंटेक्स के लिए, हाँ सिंटेक्स के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आपके लिए ये नई चीज़ होगी। चलो सही है।